नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम फ्रॉड्स की बात करेंगे, ऑनलाइन फ्रॉड्स की। और स्थिति अब ऐसी ही है कि कैसे कैसे फ्रॉड्स हो रहे हैं। सर्ट ने, जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, भारत सरकार की नोडल एजेंसी जो साइबर सिक्योरिटी पे ध्यान रखती है, तो उसने पिछले कुछ दिनों में जो चेतावनियां जारी की हैं, आप उनके सोशल मीडिया टाइमलाइन पर भी जाकर देख सकते हैं कैसे कैसे फ्रॉड्स वहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। कुरियर में लोगों को बोला जाता है कि आपके कुरियर में ड्रग्स है और उसके वैसे आरोप लगा के फंसाया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा देते हैं, आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं वगैरह वगैरह। जांच पड़ताल के नाम पर मतलब तरह तरह के बहाने खोजे जाते हैं। केवाईसी के नाम पर आप केवाईसी करवा लो, और अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो इस तरीके की तमाम चीज़ें, काम तो आप करते हैं मोबाइल के ज़रिए। पब्लिक फ़ोन चार्जर जो होते हैं, जहां आप यूएसबी अपना चार्जर डाल के चार्ज करते हैं, उसको हैक कर ले रहे हैं फ्रॉड्स। फेक मैसेज भेजते हैं, चालान भेज देते हैं फेक, और वो चालान आपसे भरने के लिए कहते हैं। सोशल मीडिया पर जॉब ऑफ़र्स आते हैं, लॉटरी के ऑफ़र आएंगे आपको तमाम तरह के। व्हाट्सएप पर फेक स्कीम्स आते हैं, व्हाट्सएप पे बाकायदा जो प्रोफाइल बनाकर वो लोग आते हैं धोखा देने की ख़ास कोशिश। फेक ट्रेडिंग ऐप, आप शेयर में पैसे लगा लो और आपको काफ़ी कमाई हो जाएगी वगैरह। ये तमाम फ्रॉड्स के तरीके हैं और इन तरीक़ों में फंस के लोग फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। तो सर्ट टाइम टू टाइम एडवाइजरी जारी करता है, और पिछले कुछ दिनों में आप देखें तो इन तमाम तरह के फ्रॉड्स की चर्चा वहाँ पर की गई है, सर्ट ने की है और लोगों को आगाह किया है। बाकायदा ये बताया है कि आप क्या ना करें। तो जागरूकता के ये कदम है, लेकिन जागरूकता अपनी जगह है। ये जो जाल इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, और पहले जब छोटे मोटे ट्रांजेक्शन से बात शुरू हुई थी, 2, 4, 10, 15 हज़ार रुपये, और अब करोड़ों में भी ये ठग वसूली कर रहे हैं और लोगों से लोगों को लूट कर लगता है जैसे स्कॉट फ्री जा रहे हैं। क्या है स्थिति ज़मीन पर एक्चुअली, वो हम समझेंगे कुछ एक्सपर्ट्स की मदद से क्या किया जा सकता है, इस पर बातचीत करेंगे। पहले आपका परिचय कराएं। जितेंद्र जैन हमारे साथ होंगे और साइबर एक्सपर्ट, रितेश भाटिया साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, और पवन दुग्गल जी जुड़ गए हैं, जो कि आप जानते हैं काफ़ी समय से साइबर लॉ परस्यू कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रितेश, जो हो रहा है उसमें ऐसा लगता है कि जैसे फ्रॉडस्टर्स और जो यूज़र है उसके बीच में आंख मिचौनी हो रही है, और कोई ना कोई फंसता ही है। 140 करोड़ का देश है, कोई ना कोई फंसता ही है, और अब तो करोड़ों रुपए लूट के लोग लेके जा रहे हैं और ये सिलसिला रुक नहीं रहा। तो एक्चुअली हो क्या रहा है? क्या बीच में कोई इंटरवेंशन है ही नहीं, या है तो किस तरीके की है? मनोज जी, हाँ, मतलब मेरे को नहीं लग रहा है कि यूजर्स का भी इतना लेन देन है जितना अगर आप देखोगे जो फ्रॉडस्टर्स है वो हमसे बहुत कई कई कदम आगे हैं। मतलब हम एक टाइम पे जब आपके साथ शो करते थे तब आप कहते थे कि हम लोग कहते थे कि ओटीपी मत शेयर करना, गया वो जमाना। वो 2 साल मतलब 3 साल पुरानी टेक्निक हो गई है। अभी तो कैसे हो गया है कि मतलब जैसे आप लोग ने एक डिजिटल अरेस्ट करके जो शो किया था, वहीं पे आप जिसके बारे में कह रहे थे, तो उसी में ऐसा हो गया था कि ठीक है आपके साथ ये हुआ है। और अभी जो नवा आ रहा है जिसके अंदर एआई बेस्ड, जो अगर आप हम वॉइस स्कैम्स की बात करें, मतलब आप एज अ पेरेंट, आपको आपका बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो बोल रहा है पापा मुझे बचाइए, पापा मुझे बचाइए, और असली में आवाज उसकी है ही नहीं। आवाज है एक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड मशीन से, और आपके बच्चे की आवाज कहीं से ली गई है और उसको फीड की गई है, और जो स्क्रिप्ट चाहिए वो स्क्रिप्ट से वो बात कर रहे हैं। और उस स्क्रिप्ट में यही कह दिया है कि आपने यही चिल्लाना है कि पापा मुझे बचाइए, और यहाँ पे आपको एक पुलिस ऑफिसर कह रहा है कि आपके बेटे ने ये किया है, या तो उसके पास ड्रग्स मिला है, या जो भी है। ऐसे बहुत सारे मतलब चीजें हो रही है, और नवे नवे तरीकों के साथ ये आगे चलता ही बैठेगा। आप जैसे सर्ट की बात कर रहे हैं, सर्ट ने अभी जैसे जो आपका ये जो शो है सर्ट के ऊपर, जो आज उन्होंने जो एडवाइजरी जाहिर की है कि जो जूस जैकिंग हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है अभी, मतलब हमारे स्मार्टफोन्स की बैटरी अगर आप देखोगे तो पहले एक टाइम था जब हफ्ते हफ्ते चलती थी, फिर धीरे धीरे स्मार्टफोन के द्वारा वो ऐसा हो गया कि अभी वो मतलब 2 घंटे भी नहीं चलती है।
तो हर किसी को मतलब उसको चार्ज करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो हर मॉल में, रेलवे स्टेशंस पे, एयरपोर्ट्स पे आप जाते हैं, आप लगाते हैं और उसी टाइम पे हम उसको यूज़ भी करते बैठ रहे हैं और उसी के कारण मतलब जिसको जूस जैकिंग बोलते हैं, आपने अपना मोबाइल लिया है, लगाया और चार्जिंग पे रखा और आप मोबाइल साथ में यूज़ कर रहे हो लेकिन आपका डेटा भी लिया जा रहा है। लेकिन वो ख़ैर इतना आसान भी नहीं है, उसके काफ़ी मतलब आपको अपना फ़ोन अनलॉक करना पड़ता है, कोई एप्लीकेशंस को येस बोलना पड़ता है, तब जाकर होता है। मुझे आइडिया नहीं है क्यों सर्टेन ने ये एडवाइस दी है, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है ऐसे केसेस सामने आए नहीं है जो आम जनता के साथ हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारी नवी नवी चीजें हो रही है और हमने अगर इस साइबर स्पेस की दुनिया में रहना है तो हर कदम पे हमको अविश्वास के साथ चलना पड़ेगा कि ये अगर मैं इधर चार्ज कर रहा हूं तो यहाँ पे कुछ धोखा हो सकता है, भले नहीं हो रहा हो लेकिन हमको उस मतलब कॉन्सेप्ट के साथ आगे जाना पड़ेगा। जी जी मनोज जी। जी। तो समस्या ये है कि अब हम पूरी तरह डिजिटल हो रहे हैं पवन जी। अब सभी लोगों को डिजिटल ट्रांजैक्शन करना ही करना है, जो इकोसिस्टम हमने बनाया है उसमें। तो हम उसको पूरी तरह अवॉइड नहीं कर सकते। और अब हम देख रहे हैं कि जो लोग शिकार हो रहे हैं, आप ये भी नहीं कह सकते कि भोले भाले लोग थे, उनकी बात समझ में नहीं आए, शिकार हो गए। अब तो मतलब मल्टीनेशनल कंपनी के बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं डिग्री होल्डर्स और पोस्ट होल्डर्स, ऐसे लोग भी शिकार हो रहे हैं। सवाल ये है कि इस समस्या की जड़ क्या है? क्या हम उनको पकड़ नहीं पाते हैं? यही सबसे बड़ी वजह है कि इस लेवल पे ये चीज़ें होने लगी? देखिए, आज होता ये है कि हम लोग कहीं न कहीं अपनी एक कॉम्प्लेसेंसी जाल में बढ़ जाते हैं। हमको लगता है कि साहब हमें सब कुछ पता है, हम सुरक्षित हैं और हमारे को कुछ नहीं हो सकता। ये पहली मिथ्या है जो एक बुनियादी स्तंभ बनती है हम लोगों को विक्टिम बनाने की दिशा में। अगर हमें इस बात का आभास हो जाए कि दुनिया भर में किस्म 2 ही किस्म के लोग हैं। एक वो जो जानते हैं कि उन्हें साइबर क्राइम का शिकार बनाया जा चुका है और दूसरे जो नहीं जानते कि उन्हें साइबर क्राइम का शिकार बनाया जा चुका है। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक तो ये सेल्फ कॉम्प्लेसेंसी है, एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, साइबर क्रिमिनल्स आज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तुलना में लगभग 50 कदम आगे चल रहे हैं। एक जमाना होता था वो केवल 10 कदम थे, फिर 20 कदम आगे थे, आज वो 50 कदम आगे हो गए हैं। और उसका कारण ये है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अभी भी अपने कहते हैं ना वंडर वर्ल्ड में जमी हुई हैं। उन्हें लगता है कि हमें ट्रेडिशनल क्राइम ही देखना है, तो ज्यादा तवज्जो हमको लोगों को साइबर क्राइम में नहीं देनी है। और यही कारणवश है कि आज साइबर क्रिमिनल्स लेटेस्ट एआई टूल्स अपनाने शुरू कर गए हैं ताकि वो आप लोगों को टारगेट कर सके। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि इतना गैप है साइबर क्रिमिनल्स की टेक्निकल सैवीनेस को लेकर और वर्तमान पुलिस अधिकारियों की टेक सैवीनेस को लेकर, तो उस गैप की वजह से हो क्या रहा है कि कन्विक्शंस नहीं हो रहे। आम आदमी का जो विश्वास है इस प्रणाली को लेकर वो कहीं ना कहीं डगमगा सा रहा है, क्योंकि आप शिकायत करें, अव्वल तो पुलिस आपका जो मैटर है दर्ज ही नहीं करती, एफआईआर ही नहीं होती, एफआईआर होती है तो बंदे नहीं पकड़े जाते, बंदे पकड़े जाएं तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सही रूप से एकत्रित नहीं किया जाता, अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी आ जाए तो उसको अदालत में साबित नहीं किया जाता। अल्टीमेटली हम लोगों की कन्विक्शन रेशियो जो है राष्ट्र भर में 1% से नीचे है। तो कहीं ना कहीं एक अविश्वास, एक डिसइंटेंटमेंट का एक जो भावना है वो सामने आ जाती है। और यही एक इन तमाम सारी चीजों का मिश्रण है जिसकी वजह से आज हम एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति में पहुंचे हैं कि साहब अब तो हमने लगभग हथियार डाल ही दिए हैं, हमें मालूम है साइबर क्रिमिनल हमें टारगेट करेंगे, अब तो जितना अपने आप को बचा सके बचा लें, आगे कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो हेल्पलेसनेस वाली जो थॉट प्रोसेस है, इसमें से हमें राष्ट्र को बाहर निकालना है, लोगों को प्रेरित करना है कि आप अपने आप को सशक्त कर सकें और अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी प्रेरित करना है कि वो लेटेस्ट टेक्निक्स और टूल्स का इस्तेमाल करें ताकि वो इस तरह की उभरती हुई चुनौतियों को डील करने में सक्षम हो सके। जी। जितेंद्र जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये बताइए कि क्या पूरी दुनिया में यही हाल है या भारत खास कुछ सॉफ्ट टारगेट है इस वजह से कि हमने बहुत तेज़ी से डिजिटाइज किया और तमाम लोगों के हाथ में डिजिटल गैजेट्स आ गए, ट्रांजैक्शन करने लगे। अभी हाल में एक खबर आई है 2 दिन पहले कंबोडिया से कि 250 भारतीय छुड़ाए गए हैं, उनको ले जाकर वहाँ बंधक बनाकर साइबर क्राइम करवा रहे थे।
कह के कि भाई आपको जॉब मिलेगी, यहाँ से लेके गए, और बाकायदा ये धंधा चल रहा है कंबोडिया और म्यांमार में कि यहाँ से भारतीयों को ले जाते हैं, और भारतीयों को इसलिए ले जाते होंगे क्योंकि उनको टारगेट करना है भारतीयों को, तो लैंग्वेज और वगैरह की प्रोफिशिएंसी उनको काम आती होगी। तो कहने का मतलब ये कि क्या हम कोई ख़ास हैं इस दुनिया में, या सब जगह यही हो रहा है? नहीं, देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि जो आपने एक पहला बिंदु कहा कि भारत के अंदर जिस तेज़ी से एक अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण हुआ है, उसके कारण एक खतरे का जो लैंडस्केप है, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर 40 करोड़ लोगों को आप जनधन अकाउंट खोलकर एक कन्वेंशनल बैंकिंग चैनल के अंदर लेके आए हैं, और उसके बाद समाज जिस तेज़ी से डिजिटल पेमेंट्स की तरफ शिफ्ट हुआ है, चाहे यूपीआई हो, चाहे वॉलेट्स हों, तो कहीं न कहीं एक कम्फर्ट समाज के अंदर आया इन डिजिटल व्यवस्थाओं को इस्तेमाल करने का। मगर जिस तेजी से ये सब हुआ, उस तेजी से हम उनके अंदर साइबर साक्षरता या साइबर जागरूकता हम उनको नहीं दे पाए, और उसके कारण आप देखेंगे कि ये ऐसा नहीं खाली गरीब लोग इसके शिकार हो रहे हैं। अमीर लोग, पढ़े लिखे लोग जब बाहर बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़े हैं, वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। तो पढ़ा लिखा होना, अच्छी डिग्री होना, ये गारंटी नहीं है कि आप साइबर साक्षर है, साइबर सुरक्षित है। एक तो पहला सवाल ये। दूसरा, जब आप 140 करोड़ की आबादी के अंदर अगर आप 1% लोगों के भी अगर इस तरह का कुछ ना कुछ साइबर के ठगी के मामले इस तरह का कुछ है, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज जो छोटे मामले हैं, जो 5,000 10,000 रुपए के फ्रॉड हो रहे हैं, जिसका शिकार समाज के अंतिम पायदान पर, अंतिम छोर पर खड़ा एक गरीब किसान या गरीब तबके का व्यक्ति है, वो उसके पास कोई रास्ता इस समय नहीं है अपने पैसे को वापस पाने का। उसके पास न तो कोई कानूनी विकल्प है, न अगर वो थाने जाए तो कोई उसकी एफआईआर या कंप्लेंट लिखने को तैयार है। अगर लिख भी ले तो गांव दराज में होने वाले पुलिस वाले कुछ नहीं पता ये क्या करना है, तो उसके लिए वो 5,000 रुपए जो शायद उसकी हो सकता है 1 साल की पूरी बचत होती, वो पूरी तरह से जा चुकी है, और वहां पे एक निराशा का माहौल हो रहा है। और दूसरा, जो अगर आप हमारे बड़े-बड़े जो इस समय नीति निर्धारण हो रहा है, वो शायद उन व्यक्तियों के लिए हो रहा है जो संपन्न समाज के हैं। बैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर आपका कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होगा तो हम आपको कॉल करके कंफर्म करेंगे। अगर आप 50,000 का ट्रांजैक्शन करते हैं इंडिया के बाहर, तो आपको कॉल आ रहा है। अब एक गरीब किसान जिसकी पूरी जमा पूंजी ही 40,000 रुपए, उसको कॉल नहीं आ रहा। तो ये इस्तेमाल हम ये देख ही नहीं पा रहे कि हर व्यक्ति का पैमाना एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का अलग है, और हम एआई का इस्तेमाल एक एक इक्विटाइजेशन के लिए भी कर सकते हैं कि सबको एक समान सुरक्षा का अधिकार मिले। अभी मुझे लगता है कि अमीरों की रखवाली हो रही है, गरीब बेबस हो रहा है। तीसरा, खतरे तो देखिए, ये तो नहीं कि आप 100% उसको सिक्योर कर पाएंगे। अच्छी नीति का निर्माण आपके समाज के चरित्र की परिभाषा नहीं बदल सकता। सरकार ने कोशिश करी कि वो, जैसे आपने देखा होगा, वो ब्रेथ एनालाइजर के पंप लेके आए कि कोई शराब पी के गाड़ी चलाएगा तो तुरंत वहीं पे चेक करेंगे और फिर उसका चालान काटा जाएगा। अब वो पहले जो पुलिस वाले एक शराब पिए हुए व्यक्ति को छोड़ने के लिए 500 रुपए लेते थे, वो ब्रेथ एनालाइजर का डर दिखा के 10-50,000 रुपए मांगने लगे। सरकार ने कोशिश करी कि अगर आपका कोई ऑनलाइन ठगी या ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो आप तुरंत 1930 पर कंप्लेंट करें। जिस भी अकाउंट में पैसा गया है या उसके आगे कहीं पैसा गया है, तो उन अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाएगा। अब जैसे ही उनके हाथ में क्षमता आई, अब हो क्या रहा है, 1 साल तो बहुत अच्छी व्यवस्था चली, लोगों का पैसा भी वापस आया। अब होता क्या है कि जिसने फ्रॉड किया है, अगर उसके अकाउंट से आगे कोई जेन्युइन ट्रांजैक्शंस भी, उनके अकाउंट भी ब्लॉक करे जा रहे हैं, जेन्युइन अकाउंट ब्लॉक करे जा रहे हैं, और उनसे अकाउंट को अनब्लॉक करने का पैसा मांगा जा रहा है। तो समाज का चरित्र मात्र नीति से नहीं बदलेगा, उसके लिए बहुत सख्त व्यवस्था की जरूरत है कि जितनी हम सुरक्षा में कोशिश करें, अगर कोई पुलिस वाला, सरकार, व्यक्ति, वकील, समाज, कोई भी व्यक्ति अगर उस एक व्यवस्था का गलत इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर भी कड़ी कार्यवाही करी जाए। और आखिरी बिंदु, जो वेस्ट के अंदर हो रहा है, अमेरिका के अंदर, वहां भी हजारों लाखों मामले आ रहे हैं, पर उन्होंने, अगर आप 3-4 साल के अंदर देखे, उनके अंदर उन्होंने एक शायद नीति बना ली है। जो बड़े मामले हैं, किसी ने 100 करोड़ 500 करोड़ का साइबर फ्रॉड किया, बिटकॉइन फ्रॉड किया, एक्सचेंज से चोरी करके भाग गए, उनको पकड़कर, चाहे साल लगे चाहे 3 साल लगे, कार्रवाई करी जा रही है, पकड़ के देश में वापस लाया जा रहा है और जेलों में 20-20 साल तक भेजा जा रहा है। अभी 1 हफ्ते पहले एफटीएक्स के एक्सचेंज जिसने सैम ने जो फ्रॉड किया, उनको 20 साल की सजा सुनाई गई है। तो उन्हें समझ में आ रहा है कि ये छोटी मछलियों को पकड़ने की बजाय अगर हम बड़ी मछलियों को पकड़कर अगर समाज में एक उदाहरण तय करेंगे, तो लोग इस तरह के फ्रॉड करने से मतलब थोड़ा सा कतराएंगे। तो मुझे लगता है भारत के अंदर भी हम ये कोशिश कर सकते हैं, जो बड़े मामले हैं उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन हो, कितने भी चाहे मेहनत लगे, वो रिसोर्स लगाए जाए और उनको पकड़कर जो है सजा दी जाए, ताकि समाज के अंदर एक व्यवस्था, एक तरह से निरंतर व्यवस्था कायम हो सके। जी जी, रिस्ट्रेन तो होता है। देखिए, लॉ के कई सिद्धांत है जिन पे लॉ काम कर रहा है, लेकिन, और बेसिकली लॉ इज लॉजिक, लेकिन लॉजिक ये भी है कि अगर आप नज़ीर सेट करते हैं तो उसका असर पड़ता है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया ब्रेथ एनालाइजर का,
और इनकी बात सही है पूरे देश के संदर्भ में, लेकिन मुंबई के एक्सपीरियंस से आप सभी लोग भी ये मानेंगे कि मुंबई में लोग शराब पी के गाड़ी नहीं चलाते, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका इन्फोर्समेंट यहाँ पे है। बाकी चीज़ का हो ना हो उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन ब्रेथलाइज़र अगर आपको पकड़ता है तो कोई हवलदार आपको छोड़ नहीं सकता, और इसका बहुत ही पॉजिटिव असर यहाँ पर पड़ा है। बहरहाल पवन जी, आपसे एक सवाल मेरा ये है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी दिक्कत क्या है? क्या टेक्निकल दिक्कत है? मतलब जैसे इस देश में हम कई बार हम देखते हैं कि कोई समस्या होती है तो हम कह देते हैं कि भाई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो वैसे ही इसमें भी कि भाई ये चूंकि साइबर का मामला है, टेक्नोलॉजी का इशू है, हम कुछ ऐसे फायरवॉल्स होते हैं जिसको ब्रेक करके नहीं जा सकते, तो वो है प्रॉब्लम, या कि वो प्रॉब्लम नहीं है, जमीन पे जब जाके क्रिमिनल को पकड़ने की बात होती है वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम होती है? दिक्कत क्या है एजेंसीज के सामने? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम लोगों का जो सिस्टम है वो किसी भी पुलिस अधिकारी की प्रमोशन उसको उस आधार पर करता है कि उसने कितने केस सॉल्व किए, ना कि उस आधार पर कि उसने कितने केस दर्ज किए। तो क्योंकि हमारा सिस्टम ही आपका परफॉर्मेंस ड्रिवन सिस्टम है, पुलिस अधिकारियों का अक्सर कहना होता है कि साहब मैं मुकदमा क्यों दर्ज करूं जब मुझे ही नहीं पता कि मैं उसको क्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है, और आज दुनिया भर में कहीं पर भी आप बैठे हुए आप आक्रमण कर सकते हैं, अपनी साइबर क्राइम गतिविधि कर सकते हैं, और उन्हें भारत में विद्यमान लोगों या कंप्यूटर सिस्टम्स या कम्युनिकेशन डिवाइसेस को टारगेट कर सकते हैं। तो पहली तो शंका पुलिस अधिकारियों को ये रहती है कि साहब हमें पता ही नहीं, चलिए केस दर्ज भी कर लेंगे, हमें पता ही नहीं है कि शायद हम उस व्यक्ति विशेष को आइडेंटिफाई कर पाएंगे या नहीं, और अगर कर पाएंगे तो क्या हम उसे भारत में लाकर भारतीय कानून का सामना करने के लिए विवश कर पाएंगे। और जब से अब नई उभरती हुई टेक्नोलॉजीज जैसे कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स आ गए हैं, उसका इस्तेमाल हो रहा है, तब तो साइबर जो पुलिस अधिकारी हैं वो और ज्यादा चिंतित हो गए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि शायद हमें एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कभी मिल ही ना पाए, क्योंकि अधिकांश से ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ये भारत के बाहर स्थित होते हैं, और अधिकांश तौर पर वो भारतीय कानून का ना तो पालन करते हैं, ना ही कानूनी रिक्वेस्ट को इफेक्टिवली इन्फोर्स करने का प्रयास करते हैं। तो यही कारणवश होता है कि अधिकांश केसेस में पुलिस अधिकारी अगर कोशिश भी करता है तो अक्सर मुकदमे स्टैंड स्टिल पर या डेड एंड पर इसलिए आ जाते हैं कि आपको जो रेलेवेंट इंक्रिमिनेटिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जो आपको सर्विस प्रोवाइडर से लेना है, जो भारत के बाहर स्थित है, वो अक्सर आपको देता नहीं है। अगर देता भी है तो उस स्वरूप में नहीं देता जिस स्वरूप में आप भारत के इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रावधानों के तहत उसे भारतीय अदालत में एज एक साक्ष्य, एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पर प्रस्तुत करके प्रूव कर सके। तो ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अक्सर पुलिस अधिकारियों को लगता है कि साहब जो रियल वर्ल्ड क्राइम्स हैं वो ज्यादा जरूरी हैं, तो रेप, किडनैपिंग, मर्डर जो है हम उस पर ज्यादा तवज्जो देंगे, साइबर क्राइम को तवज्जो नहीं देंगे। भूल जाते हैं कि साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो न केवल मानसिक रूप से जो विक्टिम है उसको ध्वस्त कर देता है, बल्कि उसकी जो रेपुटेशन है, उसकी गुडविल, उसकी फाइनेंसेस, उसकी जो एग्जिस्टेंस सोसाइटी में, उसको भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो कहीं ना कहीं जो मानसिकता है और ये जो सोच है, इसको तोड़ने की आवश्यकता है। आज साइबर क्योंकि जीवन के हर पहलू में घुस चुका है, हमें आवश्यकता है कि हम प्रोत्साहित करें कि ये पुलिस अधिकारी अपने आप को, अपनी मानसिकता को बदलें, अपनी एक नई फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट के साथ इन मुकदमों को एटलीस्ट दर्ज करना शुरू करें और फिर कार्रवाई करनी शुरू करें। हो सकता है बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होंगे, लेकिन कर्म तो हमें करना है ना। तो वो एक बार कर्म करने की जो प्रक्रिया एक बार प्रारंभ करेंगे तो आगे सिलसिला अच्छा रहेगा। जी, कई यंग ऑफिसर्स ने कई स्टेट में ऐसा देखने को मिला है, यंग ऑफिसर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, चूंकि उनको इंटरेस्ट था और उन लोगों ने वो समझा, वो उस मानसिकता से बाहर थे जिसकी बात पवन जी कर रहे हैं। तो एक तो सवाल इस मानसिकता का भी है, दूसरा सवाल ये भी है कि ये पूरी दुनिया को जोड़ने वाली चीज़ है, ज्योग्राफी इज़ नाउ हिस्ट्री, तो फिर ये सिर्फ उस चीज़ को लाने के लिए नहीं होना चाहिए, उसकी सुरक्षा के लिए भी ज्योग्राफी शुड बी हिस्ट्री। तो इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन वगैरह की क्या बात है, इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड्स की, और जो तरह तरह के साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं उनके खिलाफ क्या बचाव है, उस पर हम बातचीत करें। हमारे साथ 3 एक्सपर्ट्स हैं। रितेश जी, ये बताइए कि क्या इसके लिए जिस तरीके का इंटरनेशनल
कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि बात तो होती है, हमारे पीएम ने भी कहा, G20 के मंच से कहा, और भी दूसरे जो सांघाई कोऑपरेशन था वहाँ कहा, और बार बार वो बोलते रहते हैं कि भाई ये ऐसी समस्या है जिसमें सबका सहयोग ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके का इकोसिस्टम बनता हुआ दिख रहा है आपको? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई, मतलब फर्स्ट से ऐसा इकोसिस्टम होना चाहिए, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है कि बनते हुए। क्योंकि अगर हम तो अभी सिर्फ फाइनेंशियल क्राइम्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बाकी सारे जो क्राइम्स जो हो रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल क्राइम्स की भी बात करें, तो जो इंटरमीडियरीज है उनका कहाँ सपोर्ट हो रहा है। कभी आप कोई पुलिस वालों को भी बुलाइए शो पे, उनसे बात कीजिए, वो भी बताएंगे कि वो लोग भी कितने दुखी हैं। आज हम फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, मीटा की जो कंपनी है उनको अगर जब भी ये लोग लिखते हैं पुलिस वगैरह, इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। ये अपने सेफ हार्बर के इसमें बहुत मस्त बैठे हुए हैं। तो अगर आप बैंक्स की भी बात ले ले, जब हम फाइनेंशियल क्राइम्स की बात करते हैं, कितने सारे लोगों का पैसा जाता है। जैसे जितेन भी बता रहा था कि 1930 पे भी कॉल किया वगैरह, उसके बाद भी लोगों को कुछ इतना हेल्प नहीं मिला है। वो क्यों नहीं हेल्प मिला है? ऐसा नहीं है कि सिस्टम नहीं है, बहुत सारी जगहों पे, जैसे बॉम्बे में स्पेसिफिकली 1930 बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी हमारे यहाँ पे 55 पुलिस वाले हो गए जो 1930 को हैंडल कर रहे हैं। जब वो कॉल करते हैं, जब उनको बैंक्स वालों से बात करनी पड़ती है, जब इन्वेस्टर आयोग के पास जाता है और उनको सारी डिटेल्स चाहिए रहती है, तो उनको नहीं मिलती है। तो ये जो इंटरमीडियरीज है, भले फिर वो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज क्यों नहीं हो, फिर वो भले जैसे हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स क्यों नहीं हो, या बैंक्स क्यों नहीं हो, या जो भी इंटरनेशनल वाले, वहां से जाके, मतलब जो हमारे देश में बैठ के भी जो धंधा कर रहे हैं, जो जब उनसे ही हमको इतना कॉपरेशन नहीं मिल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ मतलब वो इंटरनेशनल लेवल पे हमको क्या मिलेगा। जी। तो यहीं पे पहले हमको हमारी इनके ऊपर जो पकड़ है और ज्यादा मजबूत करनी पड़ेगी। जी। तो अभी जब हम बातचीत कर रहे हैं, देश में इस वक्त चुनाव का माहौल है, पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे, कहते हैं कि डेमोक्रेसी में चुनाव से ही तय होते हैं। साइबर क्राइम क्या मुद्दा बन सकता है, चुनावी मुद्दा? ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस लेवल तक ये प्रॉब्लम गया है, कितने ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए, और ये समझने और इंटरप्रेट करने की बात है भी है। जितेंद्र जी, ये बताइए, क्या हमें अंदाज़ा है कि कितना नुकसान हो रहा है? कोई वॉल्यूम, कोई हिसाब किताब कहीं हमें पता लगेगा इसका? नहीं, फिक्की की और ये इनकी सरकार की एक रिपोर्टें जो आती है, कई लोग उसका अनुमान लगाते हैं कि 22,000 करोड़ का नुकसान है। पर आप ये मान के चलिए जो रिपोर्टेड क्राइम है वो 5% से ज्यादा नहीं है। अब अगर आप सरकारी आंकड़ों को समझे हैं, जो थिंक टैंक है फिक्की जैसे, जो सेमी गवर्नमेंट आप बोल सकते हैं, जिनकी रिपोर्ट्स इंडस्ट्री में बहुत मान्य है, वो 22,000 करोड़ बोलते हैं। ईडी कभी कभी बोलता है कि खाली हमने जो ये हवाला की, मनी लॉन्ड्रिंग की, बिटकॉइन फर्जी पोंजी स्कैम पकड़े, वो 26,000 करोड़ का हवाला कर रहे थे। तो अगर एक ही स्कैम में 26,000 करोड़ का हवाला है और आप ऐसे 50-60 हर साल पकड़े जा रहे हैं और छोटे क्राइम को भूल जाइए, तो टोटल 22,000 करोड़ कैसे हो सकता है? तो वो अनरिपोर्टेड क्राइम जो है वो हो सकता है कि शायद ऑलमोस्ट 90% ज्यादा हो, सॉरी 90 गुना ज्यादा हो रिपोर्टेड से। तो कम से कम 1-1.5 लाख करोड़ का कोई आंकड़ा हो सकता है, पर उसके बारे में कोई सीधी सीधी जानकारी नहीं है। और तो दूसरी जो आपने चुनाव की बात की, हाँ, चुनाव में मुद्दा बन सकता है। अगर कुछ बड़े नेताओं के साथ साइबर धड़ल्ले हो जाए, उनका पैसा चले जाए, तो आप फिर देखिए कैसे पूरा मामला बनेगा। कई नेताओं के साथ जब जासूसी हुई तो बहुत साइबर स्पियोनेज का मामला बहुत बड़ा बना। नेताओं के डीप फेक आए तो डीप फेक की समस्या जो 3 साल से है, उनको रियलाइज हुआ कि ये बहुत बड़ी समस्या है। कई नेताओं के बारे में एआई ने उल्टी सीधी बातें लिखी तो उनको समझ में आया कि आम पब्लिक जो 2 साल से झेल रही है उनको भी तकलीफ हो रही है। तो वैसे ही अगर किसी नेता का बहुत बड़ा पैसा जाएगा तो उनको भी तकलीफ समझ में आएगी, गरीब किसान के साथ क्या हो रहा है। जी जी। तो ये तो मुझे लगता है कि मतलब एक समय अपने आप अपनी करवट लेगा, और समय के अनुरूप शायद हो सकता है कि सरकार देखिए कोशिश तो कर रही है, ऐसा नहीं सरकार कोशिश नहीं कर रही, जी जी। पर सरकार नीति बना सकती है, पॉलिसी लागू कर सकती है, पर सरकार अपनी ब्यूरोक्रेसी का चरित्र नहीं बदल सकती। ठीक है। तो ये जो समय की करवट आप बता रहे हैं ना जितेंद्र, तो हमारे बीच में अभी पवन जी जो है, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा समय से देख रहे हैं इस चीज़ को। तो पवन जी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है कि सिल्वर लाइनिंग कहाँ है, किधर से कुछ उम्मीद जगती है आपको? मुझे लगता है उम्मीद जग रही है नई टेक्नोलॉजी से, और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर साइबर क्राइम की जो चुनौती है उसको डील करने की दिशा में। आज नए नए प्रकार के एआई टूल्स आ रहे हैं जिनका इस्तेमाल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज दुनिया भर में करने प्रारंभ कर चुकी हैं, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें एडवांस तौर पर कि साइबर क्रिमिनल के क्या एक्टिविटी का ट्रेंड हो सकता है और उसको हम किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। हालांकि नई उभरती टेक्नोलॉजीज जैसे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
वो स्वयं अपने साथ नई सिरदर्दियां भी लेकर आ रही हैं, क्योंकि अब एआई क्राइम भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब डिसिप्लिन हो गया है साइबर क्राइम की बड़ी छाती के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि एआई का एक सकारात्मक पहलू है कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं साइबर क्रिमिनल से लड़ने के विरुद्ध, हम इस्तेमाल कर सकते हैं साइबर सुरक्षा को ज्यादा प्रबल रूप से सुरक्षित करने की दिशा में। तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। ट्रेडिशनल जो पुलिसिंग मेथोडोलॉजी है वो हमें कहीं ना कहीं त्याजनी पड़ेगी, नई माइंडसेट को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जागरूकता फैलानी पड़ेगी, न केवल पुलिस अधिकारियों में, सरकार में, बल्कि सारे स्टेक होल्डर्स में, ताकि हर लोग समझ जाएं कि साहब साइबर क्राइम में जिम्मेवारी केवल सरकार ही की नहीं है, हम सबकी साझी जिम्मेवारी है कि हम भी अपना छोटा ही क्यों ना हो लेकिन योगदान दें, ताकि हम इस मुहिम में हिस्सा हो सके, साइबर क्राइम के प्रति संघर्ष में शामिल हो सके और अपने आप को सुरक्षित रख सके। अल्टीमेटली जितना हम उपभोक्ताओं को ज्यादा एम्पावर कर पाएंगे आपके जैसे प्रोग्राम्स के माध्यम से और उन्हें सशक्त बना पाएंगे, उन्हें बताते हुए किस तरीके से वो साइबर क्राइम के शिकार ना बने, ये स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी। और आपके चैनल और आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा इस तरह का योगदान अत्यंत सराहनीय है, क्योंकि आप इस प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगों को ज्यादा जागरूक बना रहे हैं, उन्हें ज्यादा अवेयर बना रहे हैं और ज्यादा एक साइबर वॉरियर होने की दिशा में भी उनका एक योगदान दे रहे हैं। तो हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। जी, तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है और सबको जागरूक होना ज़रूरी है। तो जाते जाते जागरूकता की बात करते हैं। जो पवन जी ने कहा कि जैसे हम एक चैनल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन दुनिया में 2-3 पॉइंट्स है जिसका आप ध्यान रखें। एक तो ये बात है कि कोई अगर आपकी तारीफ़ कर रहा है तो थोड़ा समझ जाइए और ये सोचिए कि कहीं ये मुझे फंसाने वाला तो नहीं है। दूसरी बात ये है कि किसी लालच की बात अगर ऑनलाइन दुनिया में आपको मिल रही है तो आपको बहुत संभल जाने की ज़रूरत है। और तीसरी सबसे ख़तरनाक बात कि अगर अचानक आपको डर लग रहा है सामने वाले की एक्टिविटी से या कोई आपको ऐसी बात बता रहा है जिससे कि डरने की ज़रूरत है, तभी भी आपको डरने से ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं, यही वो भावनाएं हैं जिनका इस्तेमाल साइबर ठग करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।